हम लोग क्लास 8 साइंस की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियोस मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। आज का जो वीडियो होगा इसके अंदर हम लोग 12 चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का, सम नेचुरल फिनोमिना। जैसे कि हमको पता है दो डिस्ट्रक्टिव नेचर फिनोमिना होते हैं हमारे, एक होता है लाइट और दूसरा होता है अर्थक्वेक। तो हम लाइट और अर्थक्वेक के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। लाइटनिंग, you might have seen sparkle on electrical pole when wires become loose. This phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wires. You might have also seen sparks when a plug is loose in its socket. Lightning is also an electrical spark but a huge scale. अब क्या है, जो हमारी लाइट होती है एक स्पार्क होता है। जब हमारे इलेक्ट्रिकल पोल जो रहते हैं वायर के वो लूज़ करते हैं तो एक लाइट निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पार्क। ये हमारा फिनोमेना बहुत नेचुरल है। लाइक जो ब्लोइंग और शेकिंग होती है हमारे वायर्स की विंड के थ्रू, तो उससे भी हमारी लाइट बहुत जनरेट होती है। वैसे ही लाइट जो होती है हमारी एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क होती है, पर लाइटनिंग जो होती है एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क होती है बट बहुत ह्यूज स्केल पर। In ancient time, people do not understand that cause of these sparks. These were therefore afraid of lightning and thought the wrath of God was visiting them. पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग बहुत सीधे होते थे, उन्हें समझ नहीं आता था कि जो लाइटनिंग स्पार्क हो रही है, जो लाइट बिजली, जिसको हम हिंदी में बिजली गिरना या बिजली चमकना कहते हैं, वो हो रहा है। तो वो लोग बहुत लाइट से डरते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जो रथ के गॉड हैं वो हमारे विज़िट कर रहे हैं, हमारी जगह पर, हमारी प्लेस पर वो विज़िट कर रहे हैं, इसलिए जो लाइट है वो इतनी स्पार्क हो रही है। Now, of course, we understand the lightning is caused by accumulation of charges in the cloud. अब हमें पता चला है कि जो लाइटनिंग होती है वो किस चीज़ के वजह से होती है। अक्यूमुलेशन, जो हमारा चार्जेस होते हैं क्लाउड के अंदर, उसके वजह से हमारी लाइटनिंग होती है। We need not to be afraid of lightning, but we have to take precaution to protect ourselves from the deadly sparks. हमें लाइटनिंग से डरना तो नहीं चाहिए, बट हमें उससे ना खुद को बचाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत हार्मफुल हो सकती है ह्यूमन के लिए। The spark that Greek know about. The ancient Greek know as early as 16 BC that when amber is a kind of resin, was rumbled with fur, it attached light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen or polyester cloths, your hair is stand on end. If you take off these clothes in the dark, you see some spark and hair cracking sound. अब जो हमारी वुडन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स होते हैं उसके अंदर भी कुछ चार्जेस हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो चार्ज हो जाती है। और ये आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि जो विंटर सीज़न होता है उसके अंदर हमारे बहुत क्लॉथ जो होते हैं हमारे वो चार्ज क्लॉथ हो जाते हैं। लाइक अगर आप उस क्लॉथ को कहीं भी रखते हो या उतारते हो तो उसके अंदर से एक साउंड निकलता है, क्रैकिंग साउंड निकलता है और एक स्पार्क होता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, जो हमारे चार्जिंग, जो हमारे चार्ज हो गया है बॉडी, जो क्लॉथ की है वो चार्ज हो जाती है, उसके वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। द लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम ए क्लॉथ स्पेशली द सेम फिनोमिना, हाउएवर इट टुक 200 years ऑफ रियलाइजेशन टू अकर। अब जो हमारा जो क्लॉथ्स होते हैं, स्पार्कन होते हैं, ये बहुत एसेंशियल होते हैं। सेम फिनोमिना हमारा लाइटनिंग जो क्लाउड्स में होती है वो सेम वैसे ही होता है। लाइक एक दूसरे से जब टकराती है कोई चीज़ें तो लाइटनिंग होती है। ये हमें रियलाइज़ करने के लिए 2000 साल लग गए कि ये फिनोमिना क्यों होता है और कैसे होता है। We shall know study of some properties of electric charge. We shall also see how they are related to lightning in the sky. अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जिससे हमें ये पता चले कि जो लाइटनिंग होती है वो स्काई में किस तरह से होती है। Let us perform some activities to understand the nature of electric charge, but recall first what you might have played as a game. When you rubbed a plastic scale on your dry hair, the scale can attract every small piece of paper. अब ये तो बहुत ही कॉमन है, हर बच्चे ने अपनी लाइफ टाइम में, स्कूल लाइफ में ऐसा किया होगा। जब आप एक प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर पे रब करते हो तो वो जो होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाती है आपकी स्केल। फिर उससे अगर आप एक पीस ऑफ पेपर को जब आप उठाते हो तो वो उठ जाता है।
तो ये हमारा किस वजह से होता है, जो हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ है हमारी स्केल पर, हम रबिंग के थ्रू, उसके थ्रू ये सब सारी चीज़ें होती हैं। चार्जिंग बाय रबिंग, व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन it acquired a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquired a small charge. These objects are called charge object. अब जो प्लास्टिक रिफिल होती है, अगर हम उसको पॉलीथीन से रब करें तो उसके अंदर कुछ स्मॉल चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएंगे। वैसे ही जब हमारा प्लास्टिक कॉम्ब होता है, अगर हम उसको ड्राई हेयर पे रब करें तो उसमें भी कुछ स्मॉल चार्जेस आ जाएंगे। तो इन दोनों केस में जो हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। अब ज़रूरी नहीं है कि जो स्केल है या फिर जो रिफिल है सिर्फ वही चार्ज हुई है, जो हमारी पॉलीथीन और हेयर है वो भी एक चार्ज हो चुका है वो भी। टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। Let us summarize the observation. A charged balloon repel a charged balloon. एक जो चार्ज बलून रहता है वो दूसरे चार्ज बलून को रिपेल करता है। आप ये 12.1 एग्जांपल में देख सकते हो। जो ये चार्ज बलून है ग्रीन एंड ये रेड कलर का, ये दोनों चार्ज बलून है और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और इस साइड वाला अनचार्ज बलून्स है, तो ये दोनों उसी कांस्टेंट मोशन में ही है जैसे वो थे, बट एक बार चार्ज होने के बाद वो लोग एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सो ये एग्जाम्पल उसी का है, अ चार्ज बलून रिपेल अ चार्ज बलून, अ चार्ज रिफिल रिपेल अ चार्ज रिफिल। अब यहाँ पर 12.2 में देखेंगे, जो एक चार्ज रिफिल है वो दूसरी चार्ज रिफिल को रिपेल करती है, बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिपेल। बट जो हमारे चार्ज बलून है वो अट्रैक्ट करता है चार्ज रिफिल को, इस केस में वो रिपेल नहीं करता है। डज इट इंडिकेट दैट चार्ज ऑन द बलून इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज ऑन द रिफिल? कैन वी देन हैव टू काइंड ऑफ चार्जेस? Can we also know that the charges of the same kind repel each other while charged to different kind of attract each other? अब जो हमारा थर्ड बुलेट पॉइंट है, बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, इसके अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो एक चार्ज बलून है और एक जो चार्ज रिफिल है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो चार्ज है, ये डिफरेंट है जो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो या फिर जो सेम होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें ये अब आगे हम पढ़ेंगे। In a convention of charge, in a convention of call, the charge acquired by glass rod when it's rubbed with a silk as positive. The other kind of charge is said to be negative. अब जो हमारी रब, अगर हम एक ग्लास रॉड को रब करें सिलिकॉन सिल्क से, तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा और बाकी के सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between them. अब जो हमारी पॉलीथीन रहती है, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ और एक पॉलीथीन रहती है, वो दोनों अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे से, वो रिपेल नहीं करती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं। डू यू थिंक वुड बी काइंड ऑफ चार्जेस ऑन प्लास्टिक स्ट्रॉ? योर गैस द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। अब जो हमारी प्लास्टिक स्ट्रॉ रहती है वो नेगेटिव सॉरी उसमें नेगेटिव चार्जेस रहते हैं, इसलिए वो अट्रैक्ट करती है। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, they do not move by themselves. When a charge is moved, they constitute an electric current. You have been reading about electric current. The current in circuit which make a bulb glow or the current that make a wire hot is nothing but a motion of charges. अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो रहते हैं हमारे, जो हमें रबिंग जब हम करते हैं जिससे जनरेट होते हैं, वो सब स्टैटिक रहते हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते। अगर हमें उसे मूव करना है तो हमें इलेक्ट्रिकल करंट पास करना पड़ेगा। जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमें एक बल्ब को ग्लो करना है तो हमें सर्किट के अंदर कुछ करंट पास करना होगा, और जिससे क्या होता है कि जो करंट होता है वो वायर को हॉट करता है। तो ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मोशन ऑफ चार्जेस होते हैं। लाइक हमारे जो चार्जेस रहते हैं वो जब मूव करते हैं उसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करता है और वायर्स हमारे हॉट होते हैं। तो ये क्या होता है, जो हमारा करंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ चार्जेस। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। The aluminium foil strip receive the same charge from the charge refill through the paper clip. The strip carrying similar charges repel each other and they become a wide open.
Such a device can be used to test whether an object is carrying charges or do not. This device is called electroscope. अगर आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा तो मैंने इलेक्ट्रोस्कोप बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाया है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, बट इसके अंदर बहुत शॉर्ट में बताया है जो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। देख, एक एल्यूमिनियम फॉइल जो रहती है स्ट्रिप की, वो रिसीव करती है सेम चार्जेस जो हमारे चार्जेस रिफिल में होते हैं पेपर क्लिप के थ्रू, और जो स्ट्रिप रहती है वो सिमिलर चार्जेस हुए होते हैं, वो उसको एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। We find the electrical charges be transferred from charge object to another through a metal conductor। जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस रहते हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में, किसकी हेल्प से? मेटल कंडक्टर की हेल्प से। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विथ हैंड एंड यू विल फाइंड अ चार्ज इन द फॉइल स्ट्रिप। They come back to their original state. Repeat charging of foil strip and touching the paper clip. Every time you will find the foil strip collapse as soon as you touch the paper clip with the hand. Why does it happen? The reason is that foil strip lose charges to the earth through your body. We see we say that the foil strip is discharged, and the process of transferring of charges from the charger object to the earth is called earthing। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। अगर हम फॉइल को और स्ट्रिप को जो अगर हम लोग पकड़ें तो जो हमारा बॉडी है वो एज अ ट्रांसफरिंग चार्जेस जैसा बिहेव करेगी। अगर आप एक कॉर्नर पर पकड़ोगे उसको तो जो चार्जेस हैं हमारे जितने भी, वो हमारी बॉडी से आकर वो अर्थ के अंदर जाएगा। तो जब भी आप उसको टच करते हो हैंड से तो आपको थोड़ा सा सेंसेशन फील होता है आपकी बॉडी में। तो जो हमारी फॉइल स्ट्रिप है वो डिस्चार्ज हो जाती है, और जो प्रोसेस होती है ट्रांसफरिंग की चार्जेस फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट, उसको हम अर्थिंग कहते हैं। लाइक अर्थिंग के थ्रू क्या होता है कि अर्थिंग जो होती है हमारी, उससे एक कोई भी डिवाइस के अंदर करंट एकदम फ्लो नहीं होता है। अगर ओवरफ्लो होता है करंट तो वो अर्थ में चला जाता है थ्रू थ्रू सम ट्रांसफरिंग डिवाइस। आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि हम लोग अर्थिंग लगवाते हैं घर में जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। शॉर्ट सर्किट जो होता है उससे अर्थिंग हमारी उसमें बहुत हेल्प करती है, जिससे करंट ओवरफ्लो या फिर ओवर स्टक नहीं हो जाता है, स्टक नहीं होता है, उससे हमारी करंट बिल्कुल एक्यूरेट वे में फ्लो करता है। तो स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। It is now possible to explaining lighting in terms of charge produced by rubbing. During the development of thunderstorm, the air current moved upward while the water drop moving downwards. The vigorous movement caused separation of charges. अब जो हमारे थंडर स्टॉर्म्स होता है इसके अंदर जो एयर करंट रहता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और जो ये हमारा जो मूवमेंट रहता है इससे क्या होता है चार्ज होती हैं बॉडीज़। By process not completing understood, the positive charge collect near the upper edge of the cloud and the negative charge accumulated near the lower edge. There is accumulation of positive charge near the ground also. When the magnitude of the accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer to able resist their flow. अब जो हमारा पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं वो हमारे क्लाउड के अपर एज में रहते हैं। नेगेटिव जो चार्जेस रहते हैं वो हमारे लोअर एज पर रहते हैं क्लाउड के। फिर जो पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं वो कुछ हमारे ग्राउंड फ्लोर पर भी रहते हैं। तो जो मैग्नेटिक अक्यूमुलेटेड रहता है चार्जेस का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारी जो एयर रहती है वो बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लाइक उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो वो इतना रेजिस्ट नहीं कर पाती है फ्लो को। Negative and positive charges meet, producing streak of bright light and sound. We see streak as lightning. The process is called electric discharging. अभी इस प्रोसेस में क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो रहते हैं वो मीट करते हैं, वो एक सर्टेन पॉइंट पे मिलते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रिक और ब्राइट लाइट्स एंड साउंड बहुत ज़्यादा हमें क्लाउड में दिखता है। मोस्टली ये सब चीज़ें बारिश के टाइम पर होती हैं जब हमारे क्लाउड्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग बोलते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्लाउड के नीचे नेगेटिव चार्जेस हैं। कुछ हमारे
चार्जेस अर्थ पर हैं पॉजिटिव। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी लाइटनिंग और साउंड निकलता है। The process of electric discharge can occur between two or more cloud or between cloud and earth. Today we need not to get frightened by lightning like our ancestor did. Now we understand the basic phenomena. Scientists are trying too hard to improve this understanding. However, lightning streak could destroy life and property if they are necessary to take measures to protect ourselves. ये प्रोसेस जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जब ये प्रोसेस होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं और ये एक और एक से ज़्यादा क्लाउड्स में भी हो सकता है और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। और जब हमारी लाइटनिंग स्ट्राइक रहती है जो ये लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, इनको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, लाइक प्रॉपर्टीज़ जो होती है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, हम आर सेल्फ्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें लाइटनिंग से। Lightning safety. During lightning and thunderstorm, no one place is safe. Hearing thunder is an alert to rush to the safer place. After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safe place. जब भी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग होती है, जब भी हम थंडर साउंड जो सुनते हैं वो एक अलर्ट साउंड होता है, जिससे हमें हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम वो साउंड सुने तो हमको एक सेफ़र प्लेस पर जल्दी से जाना है। और जब हम लास्ट थंडर साउंड सुनते हैं तो हमें उसके सुनने से थोड़ी देर बाद ही हमें सेफ प्लेस से बाहर आना है। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। A house or a building is a safe place. If you are traveling by car or by bus, you are safe inside with window and door to the vehicle shut. सेफ प्लेस क्या होती हैं? एक हमारा घर, बिल्डिंग, ये सेफ प्लेस हो सकती हैं। बट अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और अगर आप कार और बस में हो तो अगर आप उसके अंदर हो तो वो भी सेफ प्लेस हो सकती है। डू एंड डू नॉट ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। आउटसाइड आर ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्टर मशीन, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ओपन फील्ड्स, tall trees, shelter in park, elevated places do not protect us from lightning stroke. जो हमारे ओपन व्हीकल्स रहते हैं, जो बाइक होती है, ट्रक होते हैं, कंस्ट्रक्शन मशीन होती है, ओपन कार्स होती हैं, ये सब सेफ प्लेसेस नहीं होती हैं थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए। जो ओपन फील्ड होती हैं, टॉल ट्रीज़ होते हैं, शेल्टर्स इन पार्क्स होता है, एलिवेटेड प्लेसेस होती हैं, ये भी हमें लाइट से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो ये हमारी जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये सब हमारी अनसेफ प्लेसेस हैं। कैरिंग एन अम्ब्रेला इट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अम्ब्रेला को भी कैरी करना या अम्ब्रेला के नीचे जाना भी थंडरस्टॉर्म में गुड आइडिया नहीं है, वो भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज। अगर आप फॉरेस्ट में हो और अगर आपने थंडरस्टॉर्म देखा है तो जो शॉर्ट ट्रीज होते हैं आप उसके नीचे जा सकते हो। If no shelter is available and you are in an open field, stay far away from all trees, stay away from poles or other metal objects. Do not lie on the ground. Instead, squat low on the ground. Place your hand on your knee with your head between the hands. This position will make you small target to be struck. अगर आप ओपन शेल्टर में या ओपन प्लेस पर हो तो आपको इससे क्या करना है कि आप ट्रीज से तो दूर चले जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ, पोल्स से दूर चले जाओ, अदर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर चले जाओ और आपको ग्राउंड पर नहीं लेटना है। आप ये इसमें डायग्राम 12.6 में देख सकते हैं, सेफ्टी पोजीशन ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो आपको इस पोस्चर में बैठ जाना है बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि आप कुछ हद तक बच सकते हो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग स्ट्रोक से। Inside the house, lightning can strike telephone cords, electrical wire, and metal pipe. During a thunderstorm, contact with this should be avoided if safer to use mobile phone and cordless phones. However, we do not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. अब अगर हमारे घर के अंदर जो हमारे टेलीफोन कॉर्ड्स होती है, इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं और मेटालिक पाइप होते हैं, ये भी हमारे स्ट्रिक हो सकते हैं, लाइटनिंग से ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म किसी इंसान से तो आप वायरलेस फ़ोन या फिर मोबाइल फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं और स्ट्रिक्टली आपको वायर्ड फ़ोन्स नहीं यूज़ करना है।
उससे क्या हो सकता है, जब वो वायर्ड फ़ोन जो हमारा होता है उसकी कॉर्ड्स में भी इलेक्ट्रिकल स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ये बहुत हार्मफुल हो सकता है दोनों साइड्स के लिए। बाथिंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ रनिंग वाटर। बाथिंग भी हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहाना नहीं चाहिए थंडर स्टॉर्म के टाइम पर, बिकॉज जो वाटर रहता है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसके अंदर भी काफ़ी चार्ज ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उससे हमें करंट लग सकता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन बी रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रहते हैं लाइक कंप्यूटर और टीवी जो हमारे घर में रहता है, हमें उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए और जो उसका प्लग रहता है उसको प्लग्ड इन प्लग्ड आउट करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो रहती हैं आप उसको ओपन रख सकते हो, बिकॉज उससे कुछ हार्मफुल नहीं होगा। Lightning conductor. Lightning conductor is a device used to protect building from affected or lightning. A metallic rod taller than the building is installed in the wall of the building during its construction. One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The rod provides easy route for transferring of electric charge to the ground. लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? एक लाइटनिंग कंडक्टर एक तरह का डिवाइस होता है जो हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग इफेक्ट से। ये एक मेटालिक रॉड होती है, टॉलर होती है बिल्डिंग से ज़्यादा, जो एक वॉल पर लगाई जाती है जब कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का। जब इसका एक एंड जो रहता है वो एयर के अंदर रहता है और दूसरा एंड हम लोग ग्राउंड के अंदर डीप बरीड करते हैं, जिससे क्या होता है, जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस रहते हैं वो डायरेक्ट ग्राउंड में जाते हैं, जो हमारी बिल्डिंग को इफेक्ट नहीं करता है। आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, एक एंड इसका अपर बिल्डिंग के ऊपर है और दूसरा एंड इसका ग्राउंड के अंदर है। The metal column used during the construction, electrical wire and water pipe in the building also protect us from accident, but do not touch them during a thunderstorm. जो मेटल कॉलम्स और जो होते हैं हमारे, जो हमारी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, वाटर पाइप्स होते हैं, जो ये भी हमें सब प्रोटेक्ट करते हैं थंडर स्टॉर्म से, बट आपको उसको ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म आपको उसे टच नहीं करना है। अर्थक्वेक. You just learn about thunderstorm and lightning. This natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property. आपने थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग के बारे में तो पढ़ लिया, अब एक और नेचुरल फिनोमेना है जिससे हम जो बहुत लार्ज स्केल पर ह्यूमन लाइफ और जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्ट्रक्शन करता है। अनफॉर्चुनेटली दिस फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। द वेदर डिपार्टमेंट कैन कॉज warn about thunderstorm developing in some area. If thunderstorm occur, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying it, so we get time to take measure to protect ourselves from the damage caused by this phenomena. थंडरस्टॉर्म और जो लाइटनिंग होता है, जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट होता है, ये हमें वार्न कर सकता है कि कब थंडरस्टॉर्म और कब लाइटनिंग होगी, जो हम जिसके इन्फॉर्म करने से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इतना वक्त है, हम खुद को प्रोटेक्ट करके सेफर प्लेस पे चले जाएं, और इससे हमारे लाइफ बहुत कम डैमेज होती है। There is, however, one natural phenomena which we are not able to predict accurately. It is an earthquake. It can cause damage to human life and property on large scale. अब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जो होती है, वेदर डिपार्टमेंट हमें उससे तो वॉर्न कर देता है, बट जो अर्थक्वेक होता है इससे हम वॉर्न नहीं कर पाता है, बिकॉज ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं होती है। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल। ये ह्यूमन लाइफ और जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको काफ़ी लार्ज स्केल पर डैमेज कर सकता है। A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tangar town in North Kashmir. Before that, a major earthquake occurred on 26 January 21 in Bush district of Gujarat. हमारे इंडिया में बहुत मेजर अर्थक्वेक दो बार आया है। एक आया है 2001 में जो भुज डिस्ट्रिक्ट था गुजरात का, वहाँ पर। दूसरा अर्थक्वेक आया था 8 अक्टूबर 2015 में उरी जो डिस्ट्रिक्ट है, उरी और तंगार डाउन जो नॉर्थ कश्मीर में प्रेजेंट है। What is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking of trembling of earth which lasts for a very short time. It caused by disturbance deep inside the earth crust. Earthquake occur all the time, all over the earth. They do not even notice. Major earthquakes are much less frequent. They can cause immense damage to building, bridges, dam, and people. There can be great loss to life and property.
Earthquake can cause floods, landslide, and tsunami. A major tsunami occurred in India Ocean on 26 December 2004. All the coastal area around the ocean suffered huge losses. अब earthquake क्या होता है? अर्थक्विक जो हमारा होता है, जब अर्थक्विक आता है तो सडन शेकिंग, अचानक से शेक होने लगती है हमारी अर्थ, और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। अर्थक्विक क्यों आता है? जो हमारे डीप डाउन रहता है अर्थ के अंदर, जो अर्थ के इनसाइड में जो क्रस्ट होते हैं, उसकी वजह से अर्थक्विक आता है। जो अर्थक्विक रहता है ये हमारे ऑल ओवर द अर्थ आता रहता है, बट हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, बहुत ही माइनर सा होता है। बट जो मेजर अर्थक्वेक होता है वो बहुत ही कम होता है। और जो अर्थक्वेक की वजह से हमारी बिल्डिंग डैमेज होती है, ब्रिजेस, डैम, पीपल, ये सब होते हैं, और हमारा बहुत ही बड़ा ग्रेट लॉस होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। अर्थक्वेक कैन लॉसेस कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स भी आते हैं, लैंडस्लाइड भी होता है, और सुनामी भी आती है। हमारे इंडिया में सुनामी 26 दिसंबर 2004 में आई थी, जिससे जो कोस्टल एरिया जितना भी था वो बहुत ह्यूज लॉस में गया था। What causes an earthquake? In ancient time, people do not know the true cause of earthquake. Their ideas were therefore expressed in mythological stories, such as one told Buju grandmother. Similarly, myths were prevalent in other parts of the world. Now we know that the tremors of causes disturbance deep down the inside uppermost layer of the earth. सबसे अपर पार्ट होता है क्रस्ट, उसके बाद होता है मैंटल, उसके बाद होता है आउटर कोर, और फिर एक होता है इनर कोर। हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज क्रस्ट, द सेकंड वन इज मैंटल, एंड द थर्ड वन इज आउटर कोर, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज इनर कोर। द outermost layer of the earth is not in one piece, it's a fragment. Each fragment is called a plate. जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर जो रहता है अर्थ का, उसको वो फ्रेगमेंट्स में होता है, और हम हर फ्रेगमेंट को हम लोग प्लेट बोलते हैं। दिस प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन व्हेन दे क्रस पास्ट वन अनदर, और लास्ट or a plate goes under another to collide, they cause disturbance in the earth crust. It is disturbance that shows up in earthquake surface of the earth. जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो टूट कर एक दूसरे के जब ऊपर जाती हैं, तो इससे हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर काफ़ी डिस्टरबेंस होता है, और वो भी एक कॉज हो सकता है हमारे अर्थक्वेक का जो हमारे अर्थ पर आता है। Although we know for sure that causes an earthquake, it's not yet possible to predict when and where the next earthquake might cause. अब अर्थक्वेक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, हमें ये पता ही नहीं चल सकता है कि अर्थक्वेक आज अगर इस जगह पर है तो दूसरी कब आएगा और कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा। हम ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि अर्थ कहाँ पर आ सकता है। Tremors on the earth can also be caused by volcano erupted, or a meteor hits the earth, or an underground nuclear explosion in carried out. However, most earthquakes are caused by movement of earth plates. जो हमारा अर्थक्वेक होता है ये हमारे वॉल्केनो के वजह से भी आ सकता है, और जो हमारे चेंजेस होते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर उससे भी आता है। अर्थक्वेक हमारा जो होता है ये प्लेट्स के मूवमेंट जब होते हैं उससे आता है। Since earthquakes are caused by a movement of plates, the boundaries of the plates are weak zone. Their earthquakes are most likely to occur. जो हमारी प्लेट्स होती हैं, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट होती हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स की, वो बहुत वीक जोन में होती हैं, तो उसके वजह से भी हमारा अर्थक्वेक आने के बहुत चांसेस रहते हैं। द वीक जोन आर नोन एज सिस्मिक एंड फॉल्ट जोन। इन वीक जोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मिक एंड फोल्ड जोन। In India, the area most threatened are Kashmir, West and Central Himalaya, the whole north, eastern and Kutch, Rajasthan and Indo-Gangetic plains. Some area of South India are fall in this dangerous zone. यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या है कि कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, होल नॉर्थ ईस्ट, रन एंड कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन और साउथ इंडिया का कुछ पार्ट्स, ये सब बहुत डेंजर जोन में आता है। यहाँ पर अर्थक्वेक के आने के बहुत चांसेस होते हैं, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल ऑफ रिचर्ड स्केल। जो पावर होता है मैग्नीट्यूड का, हम उसको रिचर्ड स्केल की हेल्प से मेजर करते हैं। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर्ड स्केल।
बट द कश्मीर earthquake had magnetic greater than 7.5। जो हमारा सबसे ज़्यादा हाई जो अर्थक्विक का जो रेशो है वो 7 होता है, बट हमारे कश्मीर में जो अर्थक्विक आया था उसका मैग्नीट्यूड 7.5 था। Protection against earthquake. We know from the early pages that earthquake cannot be protected. We also have seen that they can be highly destructive. Therefore, important that we take necessary precaution to protect ourselves all the time. People living in seismic zone where the earthquake are most likely to occur have to be specially prepared. अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि अर्थक्वेक जो आता है वो कैसे आता है, कहाँ आता है और कैसे कहाँ कहाँ आ सकता है। तो हमें प्रिकॉशंस फिर भी रखना पड़ते हैं। लाइक हमने कुछ फॉल्ट जोन्स बताए हैं, तो वहाँ के लोगों को प्रिकॉशंस रखना पड़ेंगे जिससे वो अपनी लाइफ सेव कर सकें। वेयर द अर्थक्वेक आर मोस्टली अकर। First of all, the building in this zone should be so designed so that the wide-distance major tremors, modern building technology can make it possible. Like वहाँ की जो भी buildings होती हैं, जो भी design होता है buildings का, houses का, हमको इस तरह से design करना होगा कि जब वहाँ पर earthquake आए तो buildings को effect ना हो। तो एक डिज़ाइनिंग से हम earthquake से protect कर सकते हैं। It is advisable to make a structure simple so that the quick safe. Consult qualified architect and construction engineer. In a high seismic area, the use of mud and timber is better than using heavy construction material. Keep roof as light as possible. In case the structure fall, the damage will not be heavy. अब हमें एक अच्छा आर्किटेक्ट और एक अच्छे कंस्ट्रक्चर इंजीनियर को हमें हायर करना पड़ेगा। जो सिस्मिक एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हमें घर मड और टिम्बर का बनाना पड़ेगा, जिससे हमारी जो रूफ़ होती है जब वो गिरे तो उससे ज़्यादा किसी को नुकसान ना हो। इट इज़ बेटर इफ़ द कपबोर्ड एंड शेल्फ आर फिक्स्ड टू द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली। जो हमारी कपबोर्ड्स और शेल्फ्स रहती हैं उसको हम फिक्स कर देंगे वॉल पर, तो वो गिरेंगी नहीं। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल clock, photo frame, water heaters, so that in event of earthquake do not fall people. हमें जो हैंगिंग वॉल्स होती हैं, फ़ोटो फ्रेम होते हैं, वाटर हीटर्स होते हैं, हमें उनको ऐसी जगह पर हैंग करना होगा कि जब भी हमें इन केस अगर अर्थक्वेक आता है तो वो फॉल ना हो, गिरकर किसी को नुकसान ना पहुँचे। Since some building may catch fire due to earthquake, this is necessary that the all buildings, especially tall buildings, have a fire fighting equipment in working order. जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ कुछ बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, तो हमें जितने भी फायर प्रोटेक्शन और जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं हमें वो सब पहले से रखना चाहिए। The Central Building Research Institute Roorkee had developed somewhere make quick resistance houses. In the event that earthquake does not strike, take some following step to protect yourself. If you are at home, take shelter under a table and stay there till a shaking stop. Stay away from all the tall and heavy objects that may fall on you. If you are in bed, do not get up. Protect your head with a pillow. अब अगर आप घर के अंदर हो तो आपको अगर अर्थक्वेक आया है तो आपको टेबल के अंदर छुपना है। हैवी ऑब्जेक्ट्स के पास नहीं खड़े होना है कि हैवी ऑब्जेक्ट अगर हिलेगा तो वो आप पर गिरेगा और आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप बेड पर हो तो आपको इंस्टेंट नहीं उठना है, अपने हेड को पिलो से प्रोटेक्ट करना है। इफ़ यू आर आउटसाइड, अगर आप बाहर हैं, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स, ड्रॉप द ग्राउंड। If you are in car or bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly to the clear spot. Do not come out till the trimmer stop. अगर आप बाहर हैं तो आपको एक क्लियर जगह पर स्पॉट पे जाना पड़ेगा जहाँ पर जो बिल्डिंग और ट्रीज़ हैं वो आपके ऊपर ना रहें जिससे आप ग्राउंड पर गिरें। और अगर आप कार या बस में हैं तो आपको कार और बस को रोकना नहीं है, उसको स्लोली स्लोली ले जाकर एक क्लियर स्पॉट पे ले जाना है जब तक कि हमारा अर्थक्वेक स्टॉप ना हो। तो आज का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें, बिकॉज़ आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।